हमारी मृदा में इस समय जीवांश की कमी हो गई है। बार बार जो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र इतने सालों से यूज़ किए या इतनी फ्लड इरिगेशन की, तो उसके कारण हमारी मृदा की क्षमता क्षीण हो गई है। और इसलिए अब उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए। आज हर तरफ बात हो रही है रसायन मुक्त खेती की, जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, कि कैसे जहर मुक्त भोजन जो है वो लोगों तक पहुंचे। और इसको लेके उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा है, आगे क्या योजना है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैम, क्या योजना है पूरी आज रसायन मुक्त खेती कि आदमी को स्वस्थ रहे, उसके लिए अच्छा भोजन भी मिले, तो क्या योजना? आपने नमामि गंगे के बारे में मेरे से पहले भी चर्चा की थी। नमामि गंगे के अंतर्गत हम गंगा के किनारे किनारे रसायन मुक्त खेती का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें आगे किसान आए भी हैं। और अभी भारत सरकार ने बात की है प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की। उसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है कि किस प्रकार किसान जीवांश को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारी मृदा में इस समय जीवांश की कमी हो गई है। बार बार जो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइज़र इतने सालों से यूज़ किए या इतनी फ्लड इरिगेशन की, तो उसके कारण हमारी मृदा की क्षमता क्षीण हो गई है। और इसलिए अब उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं उत्पादन भी कम ना हो। हम लोग आज फूड सफिशेंट नेशन कहलाते हैं। पहले हम फूड डेफिशिएंट थे, हमें बाहर से अपना अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज बहुत सालों से हम लोग फूड सफिशिएंट हैं। हम अपना अनाज खुद पैदा कर लेते हैं और हम नहीं चाहते कि ये स्थिति बदले। हम हमेशा पर्याप्त अनाज अपने लिए पैदा करें और ऐसा पैदा करें जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जिसमें किसान के साथ साथ कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो। इस दिशा में प्रदेश सरकार भी कई प्रयास कर रही है। मृदा परीक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है और विशेष रूप से इसमें महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ाई जा रही है। कृषि सखियां, लगभग 7,000 कृषि सखियां मैनेज से ट्रेन करके करवाई गई हैं और उनको अब हम लोगों ने मृदा परीक्षण की ट्रेनिंग भी प्रदेश स्तर में दी है। मैम, आपने जो भी बात की गंगा किनारे पूरे बेल्ट को लेके रसायन मुक्त खेती, उसके लिए किस तरह से योजना अभी आप लोग की है, किस तरह से चरणबद्ध काम होगा उसमें? जैसा मैंने बताया कि अब हम प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती के लिए भी अब कार्य योजना बनी है। अभी भारत सरकार में कैबिनेट में ये अप्रूव हुआ है और उसके तहत अब इन दोनों को कैसे मर्ज करके हम आगे चलेंगे, उसकी कार्य योजना अभी शीघ्र ही बनाई जाएगी। और उसमें हमारा प्रयास, जैसे मैंने कहा, यही रहेगा कि कैसे फेज्ड प्रोग्रेशन हो, ताकि उत्पादन क्षमता एकदम से कम भी ना हो और हमारी मृदा में जो जीवांश, जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं या अच्छे जीवांश हैं, वो इस प्रकार पैदा हो जाए कि जैसे कुछ लोगों ने हमें दिखाया कि उन्होंने ऐसी तकनीक बना ली है जिससे डीएपी की आवश्यकता 1/3 रह गई है, आधी रह गई है। तो ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। हम ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने पास रखेंगे। नेचुरल फार्मिंग हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, और लेकिन उसके साथ साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम वापस वहाँ जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। पहले हम गोबर की खेती करते थे, फिर हमने यूरिया यूज़ करना शुरू किया क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना था। आज हम जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कैसे हम रसायन मुक्त खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, इसकी कार्य योजना हम जल्दी ही बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को फूड बास्केट कहा जाता है। अक्सर मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं, आप लोग भी करते हैं अपनी बैठकों में। तो इस फूड बास्केट से, जब ये फूड बास्केट है, इतना यहाँ पर उत्पादन है, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला ये कि जिन चीज़ों का हमारे पास जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन है, उसके निर्यात पर क्या नीति अभी, और दूसरा कई चीज़ें हैं कि उत्पादन में हम जगह ज़्यादा होने के बावजूद कुछ अन्य राज्यों से हल्के पड़ जाते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे निर्यात योग्य उत्पाद हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारा, जैसे अभी हम बनारस में ईरी में खड़े हैं, बनारस भी एक निर्यात का हब बन रहा है। इससे वेजिटेबल्स यहाँ से निर्यात की जा रही हैं। इसी तरह मैंगो भी इस बार
यूएस भी गया है। और इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के पास एक बड़ा निर्यात हब बनाया जा रहा है, जिससे हम अपनी चीज़ों को, अपने उत्पादों को, कृषि उत्पादों को निर्यात कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो हमारे पास पोर्ट ना होने के कारण हमारे जो निर्यात भी होते हैं उत्पाद, वो दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ से निर्यात होते हैं, तो उनकी गिनती हमारे राज्य के निर्यात में नहीं होती। अभी फ़िलहाल हाल ही में हमने एक योजना शुरू की है, केवीके उन्नत कृषि ग्राम योजना। उसमें हर केवीके ने 2 गाँव को गोद लिया है और उसमें वो उन्नतशील कृषि करवाकर उसकी वहाँ पहले पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल कराया गया है, पीआरए, उसकी कार्य योजना बनाई गई है। उससे वो उसको अडॉप्ट करके उसमें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नीक यूज़ करके किसानों की आय में वृद्धि का एक मॉडल स्थापित करेंगे। मैम, क्योंकि इनपुट की आपने बात की है, तो इनपुट में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो बीज की भी बात आती है, खाद की भी आती है। बीज पे पहले बात कर लें। किसान की पहुंच अच्छे बीज तक कैसे हो? कई बार होता है किसान को अच्छा बीज नहीं मिल पाता है, उसके लिए वो परेशान होता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सीड जो एक्ट है उसमें सर्टिफाइड सीड की बात है, तो सर्टिफाइड सीड हमारे प्रदेश में किसानों को अवेलेबल है। प्रयास किया जाता है, टारगेट हर साल पूरे किए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ कंपनीज ट्रूथफुल सीड भी बेच रही हैं, तो वो उनकी अपनी ब्रांडिंग पर होता है। लेकिन हमने जो अभी एनालिसिस किया अभी, तो ये देख रहे थे हम कि हमारे प्रदेश में अभी भी हम सीड दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करते हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे प्रदेश की क्लाइमेट कुछ सीड्स के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ सीड्स के उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश की क्लाइमेट अनुकूल है। दूसरा इनपुट जो आपने कहा, खाद, तो खाद में जैसा हमने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही होगा और खाद में संतुलित खाद लोग यूज़ करें। लोग डीएपी पर ज़्यादा जोर देते हैं, डीएपी में केवल अमोनिया और फास्फोरस है, जबकि एनपीके में पोटाश भी है। हालांकि पिछले साल जितना हमारा डीएपी प्रदेश में उपयोग किया था किसानों ने, जितना सेल हुआ था, जितना वितरण हुआ था, उससे अधिक डीएपी हमारे पास भारत सरकार ने हमें उपलब्ध कराया है और हमने उतना किसानों को दिया है आज तक। जब पिछले साल से ज़्यादा इस बार आप लोगों ने दिया, केंद्र से मिला, आप लोगों ने किसान तक दिया, फिर भी देख रहे हैं कई जगह पे उसकी शॉर्टेज है। इसका मतलब किसान इसका इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है पहले से? नहीं, मैंने क्या कहा कि पिछले साल की जितना हमारा वितरण था, उतनी उपलब्धता इस साल है। उससे अच्छा। पिछले साल उपलब्धता ज़्यादा थी, इस साल कई कारणों से डीएपी की उपलब्धता उतनी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। जितना पिछले साल उन्होंने यूज़ किया, उतना हमें मिला और उतना हमने पहुंचाया। लोकल स्तर पे क्या लगता है, आप तो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोकल लेवल पे कहाँ दिक्कत आ रही है कि इतनी खाद जाने के बाद भी कई जगह पे, जैसे अभी हमीरपुर में ही हुआ, कई और जगह के केसेस आते हैं कि वहाँ पे जो भी केसेस आए हैं उन सब का हम उसी दिन रिपोर्ट मंगवाते हैं। जैसे हमीरपुर का आपने अभी बताया, उसमें था क्या कि सोसाइटी में 500 बोरे खाद उपलब्ध थी और किसान आ गए 1500। तो अब उन किसानों को बता दिया जाना चाहिए था लोकल लेवल पे कि भैया आप दूसरे बगल की सोसाइटी में चले जाओ, वहाँ उपलब्ध है, या वहाँ प्राइवेट आदमी के पास चले जाओ, वहाँ भी उपलब्ध है। और प्राइवेट डीलर पर भी इस समय रेवेन्यू के ऑफिसर्स लगाकर, लेखपाल लगाकर खाद बंटवाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता से खाद बांटी जा रही है। आज डीएम को ये मालूम है, एआर कोऑपरेटिव को और ज़िला कृषि अधिकारी को ये मालूम है कि किस सेल पॉइंट पर कितना उर्वरक किस तरह का उपलब्ध है और कल उसका कितना वितरण हुआ था। ये हमारा भारत सरकार का जो पोर्टल है, एफएमएस पोर्टल, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल, उस पर ये सारी सूचना उपलब्ध है। उसकी एक्सेस हमने सबको दे दी है, अभी इसी साल ही दी है, और उसको देखकर अब वो मैनेज कर लेते हैं कि कहाँ से खाद कहाँ भिजवानी है, अगला रैक आ रहा है तो उसको कहाँ भिजवाना है। तो मुझे नहीं लगता कि खाद के कारण कोई बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि खाद सब जगह उपलब्ध है। अभी आपने एक मीटिंग की थी कि जब आपने कृषि उत्पादन आयोग का चार्ज लिया था उसके तुरंत बाद, और एफपीओ पे बड़ा फोकस था आपका, आपने ये भी कहा था कि एजेंसीज बढ़ाई जाएं, नए एफपीओ का गठन किया जाए, तो क्या उस दिशा में काम चल रहा है और अभी एफपीओस का जो काम है उसको आप कैसे देख रहे हैं, भूमिका? देखिए, एफपीओज एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त संगठन के रूप में उभर सकता है और प्रदेश में कई एफपीओज बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। मल्टी प्रोडक्ट एफपीओज हैं ये। अब इन एफपीओज
ने कई किसानों को अपने साथ जोड़ा है, उनके प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन किया है, उसकी फूड प्रोसेसिंग की है, ये सब अच्छे काम हुए हैं। इन एफपीओज़ को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। आपका जो अनुभव है इस समय अगर हम आपसे पूछें तो मोनिका जी सबसे बड़ी चुनौती किस चीज़ को मानते हैं इस क्षेत्र में और उसके लिए क्या किया जा रहा है? चुनौती सबसे बड़ी यही है कि हमारे किसान के साथ-साथ हमारे आम आदमी के जीवन का स्तर ऊँचा उठे। जिसको हम कहते हैं कि किसान की आय में वृद्धि करना, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे 60% से अधिक लोग कृषि में जुड़े हुए हैं। लेकिन किसान के साथ-साथ बाकी लोगों की आय का स्तर भी बढ़े, उनके जीवन का स्तर बढ़े, ये एक चुनौती है। जो एक्चुअल सशक्तिकरण चाहिए, जिससे ना केवल परिवार की आय में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में एक सामान्य तौर से भी जीवन का स्तर सबका बढ़ेगा या एक सोच में सुधार आएगा, उसकी आवश्यकता होगी। देसी बीज के लिए कुछ है योजना? धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में मोनिका एस्कर जी, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर रसायन मुक्त खेती के लिए सरकार की योजना है और महिलाओं की इसमें जो भूमिका है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।